अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की टैक्सेशन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक को जहां रोका था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स खोल लेता हूँ जिन डॉक्यूमेंट्स को हमें आज रेफर करना है। आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। इंतज़ार है दूसरे स्टूडेंट्स का भी कि वो भी हमें जल्द से जल्द ज्वाइन करें। चलें, जब तक दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं हम आसिफ अली से कुछ बात कर लेते हैं। आसिफ अली, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं है तो। आई बिलीव मुझे आपका माइक दिख नहीं रहा। मे बी यू आर नॉट यूजिंग दैट। फुरकान भी फुरकान भी आ चुके हैं। फुरकान, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। फुरकान, आप लास्ट क्लास के वीडियोस हैं वो हमारी लिंक्स पर अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप वही लिंक जो मैंने शेयर किया था वही लिंक थ्रू आउट सब सेक्शंस के लिए आने वाले तमाम सेशंस के लिए, तो आप उस लिंक को एक दफ़ा अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको पुराने लेक्चर से मिल जाएंगे। ट्राई किया आप? ओके सर। सर अभी तक ट्राई नहीं किया क्योंकि सर मैंने आपके दो लेक्चर हुए हैं ना अभी तक। तो नहीं कोई। लास्ट टू लास्ट लेक्चर तो मैंने ले लिया था, और जो लास्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह ले लूंगा सर। चलें, लेक्चर काउंट में से ज़्यादा है, देखें देख लीजिएगा, आपको लिंक पे सब मिल जाएंगे। यस। चल, हम कुछ देर और वेट कर लेते हैं ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हों और फिर हम क्लास का बाकायदा आगाज़ करेंगे। चलें, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप वो देख भी लें। ठीक है। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि वो कुछ फॉर्मेट्स हैं जो हमने इस्तेमाल किए थे। चलिए क्विकली देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर का जरा ओवरव्यू भी देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर क्या था। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को, बेसिकली हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के डिफरेंट केसेस देखे थे लास्ट क्लास के अंदर, और उन्हीं केसेस को हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आज हम क्लास में अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपके जो क्विज का टॉपिक है वो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कि क्विज के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। और एक क्विज तो आपका अनाउंस हो चुका है डिडक्शन के हवाले से। दैट इज फ्रॉम यहाँ से, डिडक्शन का पोर्शन है यहाँ से हेडिंग।
यहाँ से आगे जाएगा और यहाँ पे जो डिडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस हैं यहाँ तक डिडक्शन रहेगा और ये आपने कंप्लीट करना है, दैट इज क्विज नंबर 1। और ये बेसिकली सेक्शन में ये बताता है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आप ये वो हेड्स हैं जिनके बेसिस पर या इन हेड्स पर आप अपनी डिडक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर इलस्ट्रेशन 5 देखा था, बेसिक सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 5A हमने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किया था। लीगल एक्सपेंसेस चेक के बारे में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अनरियलाइज रेंट के बारे में बात की थी। ये 5 या 4 हमारे पास मौजूद थे। वो शराइत की जिनकी बेस पर एक रेंट अनरियलाइज डिक्लेयर होता है। उसके बाद हमने आगे जाकर सेशन नंबर 6, 7 एंड 8 को भी डिस्कस किया था। 8 हमने अटेंड भी की थी, प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन भी उसका आपको शेयर किया गया था। आज हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 से स्टार्ट करनी है। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ है जो मुझे आपको मुझसे शेयर करनी है, वो ये कि ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोग ले रहे होते हैं, स्पेशली जब न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है वो हम ऑनलाइन क्लास के अंदर ले रहे होते हैं या फिर आप उसका सोल्यूशन मुझे देंगे पेपर के अंदर, तो कई बार मुझे ये देखने को मिला है कि तरीका थोड़ा सा रफ मिलता है। याद रखिएगा, चाहे हमारा मीडियम ऑनलाइन हो या फिजिकल क्लासेस हो, दोनों सूरतों में सवाल सॉल्व करने के तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा। इस बात का अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। सवाल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे होना चाहिए ऑन पेपर, चाहे वो आप किसी सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, वर्ड पे कर रहे हो, एक्सेल पे सॉल्व कर रहे हो, दोनों सूरतों में पैटर्न वैसा ही रहेगा। तो आप जो लास्ट क्लास है या ये वाली क्लास है या उससे पहली क्लास थी, उसमें कोशिश यही रखी थी कि एग्जैक्टली वही पैटर्न आपको दिया जाए सॉल्व सोल्यूशन के लिए, जो कि आप ऑन पेपर, ऑन कॉपी, ऑन ऑन जो रजिस्टर करते हैं कंपटीशन के, तो वही कॉलम्स बनेंगे, वैसे ही हेडिंग्स लगेंगी, ताकि जब आप ये जो कोविड के मामला खत्म हो और वाकई आप एक्चुअल कैलकुलेशन की तरफ जाएं तो फॉर्मेट आपके जहन में हो। तो फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम में मैं चाहूँगा कि आप लोगों का रफ काम ना है, प्रॉपर फॉर्मेट के जरिए सॉल्व किया हुआ हो और उसको हम आगे लेके चलें। इलस्ट्रेशन 9 सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर पार्टिसिपेंट में से किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ ले। अगर नहीं तो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 को स्टार्ट करूँ। जी बच्चों, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सवाल नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊं। सना इकबाल, मोहम्मद इकबाल, फुरकान, आसिफ अली, अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज जरूर पूछिए। नहीं सर, कोई सवाल नहीं है अभी तक तो नहीं। चल ठीक है, माइक अपना म्यूट कीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं आप सबसे फिलहाल आप सबके माइक्स मैंने खुले रखे हैं। राइट्स आपसे नहीं लिए, आप बीच में कहीं पे रोक कर सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर मुझे डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा लगी तो मैं आप सबसे माइक म्यूट और अनम्यूट का राइट ले लूंगा। अभी मैंने लिए नहीं, अभी आपके पास ही, आप जब चाहें माइक को म्यूट और अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 जैसे पिछले जो सवाल है, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स वही हैं। हर आने वाला सवाल आपको एक नया कॉन्सेप्ट देकर जाता है और उसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम आगे चलेंगे। जब जो टॉपिक खत्म होगा तब तक इंशाल्लाह हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके होंगे। इलस्ट्रेशन 9 के अंदर एक कंपनी है। अच्छा, हमने एक और चीज इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर हमने ये देखा था कि एक अभी हमने सेक्शन पढ़े, दैट इज सेक्शन 15। सेक्शन 15 इज exclusively related to property from इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के जरिए हम जो भी इनकम जनरेट करते हैं, उस इनकम पर टैक्स की कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, सेक्शन 15 हमें ये बताता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिछले सवालों के अंदर देखा कि जब आप मल्टीपल हेड ऑफ इनकम्स किसी के पास हैं, लेट सपोज मैं कोई बंदा है जो कि जॉब भी कर रहा है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, प्रॉपर्टी भी है, उसे भी किराए पर दे रखी है, तो उसके पास जो इनकम के सोर्सेज हैं वो एक नहीं बल्कि 3 हैं। सैलरी भी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है। तो सूरत में क्या होगा कि जब आप कंपटीशन या उसका टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो आपने ये तीनों हेड्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस करनी होंगी और उसके बाद जो कलेक्टिव अमाउंट बनेगा वो आपको पे करना होगा। बिकॉज चाहे सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग ही क्यों ना हो, चाहे मुख्तलिफ तरीकों से आपके पास पैसे क्यों ना आ रहे हो, आमदन आ रही हो, लेकिन इस पर लगने वाला टैक्स किसी एक ही इदारे को जाएगा। तो इसीलिए कैलकुलेशंस भी अलग 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 होंगी और टोटल टैक्स की अमाउंट एक ही बन के निकलेगी। अच्छा, अगर आपको याद हो, जो हमने गैस पी का सेशन किया था आयरिश का, तो वहां भी हमें ये बताया गया था कि अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं जहाँ पे हर सेक्शन की कैलकुलेशन दूसरे से मुख्तलिफ है। और उसके बाद टोटल जो कैलकुलेशन थी उसके अंदर जाकर हमें बताया जाता था कि आपके इतने इतने
इस सेक्शन से या इतना टैक्स जनरेट हुआ, टोटल आपको ये अमाउंट पे करनी है, उसका आप चालान निकाल कर आप पे करवाने चले जाते हो। एग्जैक्टली हमारी कंपटीशन भी कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें एक से ज्यादा हेड्स भी आ सकते हैं। अभी जो हम मेजरली फोकस कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर जो लास्ट क्लास का आखिरी सवाल था, उसके अंदर हमने ये देखा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेक्शन भी आ गया था। तो अब आप हमने ये भी सीख लिया कि दोनों को एक साथ कैसे डील किया जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 के अंदर हम इसी चीज को एक बार फिर प्रैक्टिस करेंगे। कंपनी का नाम है सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड, और सवाल कुछ इस तरीके से है कि सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड हैज अर्नड इनकम फ्रॉम बिजनेस अमाउंटिंग टू ₹7.5 मिलियन तकरीबन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021। ये इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएगी। इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस मतलब बिजनेस से उन्होंने इतना कमाया। हम जो मुझे फोकस करें वो सेक्शन 15 से कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। अच्छा, ये जो अमाउंट आपके पास सामने दिख रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस की, इसकी कैलकुलेशन हमें नहीं बताई गई कि क्या था ग्रॉस प्रॉफिट, क्या एक्सपेंसेस थे, क्या दूसरे मामला थे। हमें बस ये बताया गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज दिस पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो हैज अ प्लाजा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, situated in फैसलाबाद। The rent received from plaza amounts to rupees 4.7 million, अगर if I'm not wrong। यस, तो ये एक अमाउंट है जो कि वो रिसीव करते हैं एक प्लाजा जो कि फैसलाबाद में है, उससे रेंट उन्हें इतना आता है। इसके अलावा नीचे बताया गया कि सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी आमदन में नीचे कुछ क्लेम किया है कि ये डिडक्शन हमें मिलनी चाहिए। सबसे पहली डिडक्शन उन्होंने बताई है प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस। फिर दूसरी है लॉयर फीस टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी। तीसरा है प्रॉपर्टी टैक्स पेड। चौथा है टैक्स विदहेल्ड बाय टेनेंट एट द रेट 15%। और आखिरी है, सेकंड लास्ट है रेंटल इनकम पेड टू HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। और लास्ट में है रिक्वायर्ड दी गई कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय द कंपनी फॉर द टैक्स ईयर 2021। द इनकम is non-filer, the company is non-filer, कंपनी non-filer है। अब सवाल को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। सवाल को आगे लेके चलने का तरीका ये होगा कि हम इसमें कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। पहले वन बाय वन तमाम हेड्स को देख लेते हैं, फिर सोल्यूशन देख लेते हैं, और उसके बाद सोल्यूशन को हम यहाँ पर परफॉर्म भी कर देंगे, ताकि हम जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए उन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे यहाँ पर लिख भी लें। याद रखिएगा, एक दफा सवाल को लिखना, सॉल्व करना अपने हाथ से बहुत जरूरी होता है। आप भी जब एग्जाम की तैयारी करेंगे, ऑल्दो वीडियो आपके पास मौजूद होगी, बट स्टिल रेकमेंड कि आप उसे अपने पास एक दफा हाथ से सॉल्व भी कर लें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाए। कई बार देखी हुई चीज लगता है कि वी आर डन विद इट, हमने समझ ली है, बट जब हम उसको करने जाते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि कोई एक एरिया, ग्रे एरिया रह गया था, जिसका हमें पढ़ते हुए अंदाजा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब इसमें ये याद रखिएगा, जो इनकम इस सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड की है वो दो सोर्सेज हैं इसकी, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस है और एक इनकम फ्रॉम प्लाजा या प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस की अमाउंट यहाँ दी गई है। अब मेरा कर्सर जहाँ पर होगा, जहाँ पे देखें आपको ब्लिंक करता हुआ एक सर्कल दिख रहा होगा, ये देखिएगा, शायद आप देख पा रहे होंगे। तो ये दिस इज द अमाउंट के जो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और दिस इज द अमाउंट दैट इज इनकम फ्रॉम योर प्रॉपर्टी या प्लाजा। इसके बाद ये कहा गया है हमें, ये कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं, कुछ छूट दी जाती है कि आप अपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से कुछ चीजें या कुछ हेड्स पैसे माइनस कर सकते हैं, डिडक्शंस कहते हैं जिसे। तो अब डिडक्शन में सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंसेस गिवन है, ये अमाउंट है। वो कहते हैं कि पूरे साल में मेरी प्रॉपर्टी को रिपेयर करवाने में मुझे इतना खर्चा हो गया था, अब इसे मैं माइनस करना चाहता हूँ। हमें पता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जितने भी पैसे खर्च किए गए, हम उन पैसों को नहीं कंसिडर करते, बल्कि हम जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस के पैसे जो भी हमारे पास एक्चुअल RCT होती है, RCT मतलब रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है, जो हमारी टोटल कलेक्शन होती है, जो कि इस सवाल में यहाँ की मैंने, हम इसका 1/5 निकालेंगे या फिर 20% निकालेंगे, और जो भी वो अमाउंट बनाएगी उसे हम प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस या प्रॉपर्टी रिपेयर अलाउंस कह देंगे। और एक्चुअल जो भी एक्सपेंस हमने पे किया उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, चाहे वो उससे ज़्यादा हो अलाउंस
या उस अलाउंस से कम हो। दोनों सूरतों में हम अलाउंस के अमाउंट को लेंगे, दैट वुड बी 1/5 ऑफ या 20% ऑफ RCT। हम उसी को कंसिडर करेंगे, एक्चुअल अमाउंट को पे नहीं करेंगे, उसको टोटली निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, द लॉयर फी टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज 60 लाख है, 60,50,000 है। ये 60,50,000 ये हमारे पास लॉयर को फीस हमने अदा की है, और ये लॉयर की फीस इसलिए की है क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस थे। इसको लीगल एक्सपेंसेस कहा जाता है। हमें जो अपनी प्रॉपर्टी की टाइटलमेंट है कि प्रॉपर्टी हमारी है, इसे डिफेंड करने के लिए कोई किसी बंदे ने केस कर दिया था, उस केस को, अपनी टाइटलमेंट को डिफेंड करने के लिए हमने लॉयर को फीस अदा की, और ये भी हमारी डिडक्शन में जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस प्रीमियम है 14,77.5, और ये जो हमारे पास इनका इंश्योरेंस फॉर्म प्रीमियम है, इसे भी हम डिडक्ट करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी हमें डिडक्शन के अंदर बताया जाता है कि इसे भी हम माइनस कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टी टैक्स पेड। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पे टैक्स जो पे किया, दैट इज एडवांस टैक्स सिस्टम। अभी बात करते हैं दैट टैक्स हेल्ड बाय टेनेंट एट द रेट 15%, इसे भी एडवांस टैक्स की सूरत में इसे भी माइनस किया जाएगा। देन रेंटल इनकम paid to HBFC, that is 36 लाख। HBFC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है, इसको हमने अपनी इनकम का 36 लाख रुपए उठा के दिया है। मैं आप में से चाहूंगा कि कोई ये बता सकेगा कि HBFC को पैसे कब दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं? पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताना शायद। जी, HBFC क्या चीज होती है? दैट फुल फॉर्म इज हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी। इसको हम 36 लाख रुपीस दे रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, क्यों दिए होंगे हमने? सर वजह ये हो सकती है कि क्या पता इसने लोन दिया हो, क्योंकि ये लोन देती है, फाइनेंस करती है ये कंपनी। ठीक है, सही कह रहे हैं। कोई और बताना चाहेगा इसे? चल, हम आप ही की बात को आगे लेके चलते हैं। फुरकान ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देती है, और जब कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देती है तो दो तरीके हो सकते हैं पैसे देने के। या तो ये कहे कि आप एक काम करें कि आप अपना ये हमसे पैसे ले लें, और इस पैसे से आप चाहे मर्जी जो कुछ करें, हमें बस इस कर्जा अपना पैसा अपना वापस चाहिए। लेकिन हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी जो है उसका उससे काम करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। वो ये कहती है कि मैं आपको कर्जा दूंगी सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए, और कई बार ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट भी, ये क्लॉज भी की दी जाती है कि आप मुझे पैसे भले वापस मत कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी के पैसे ले लें आप, और तो प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा दें, लेकिन जो भी बिल्डिंग बनेगी, जो भी स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उस स्ट्रक्चर में आपके पैसे लगेंगे इतने, और मेरे लेट सपोज लगेंगे 40%। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस ने 40% दिया, और 60% ऑनर ने खुद लगाया। अब ये कहा जाएगा जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का 40% HPSC का हो गया, और जो 60% है वो ऑनर का अपना है। अब जब तक उस प्रॉपर्टी से जिस तरह की भी जितनी भी आमदन आती रहेगी, उस आमदन का 40% HPFC के पास जाएगा, और जो 60% है वो ऑनर खुद अवेल कर सकता है। तो यहाँ पे जो 36 लाख है, इट इज वन ऑफ द पेमेंट जो कि HPSC को अपनी इनकम का शेयर दिया जा रहा है। ये लोन की पेमेंट नहीं हो रही, लोन रीइंबर्स नहीं किया जा रहा, लोन को दोबारा अदा नहीं पे नहीं किया जा रहा, बल्कि ये इनकम में उनका शेयर बनता है। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऊपर को ऑनरशिप के बारे में, कि अगर किसी प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा ऑनर हो तो उस सूरत में वो ऑनर्स आपस में उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं उसी रेशो के ऊपर, के जिस रेशो के ऊपर उनकी ऑनरशिप मौजूद है। 60-40 का रेशो है, या 20-50-50 का रेशियो है, 20-80 का रेशियो है। जिस प्रोपोर्शन पे वो ऑनरशिप अपनी आपस में शेयर करते हैं, उसी प्रोपोर्शन के अंदर वो लोग आपस में अपनी इनकम को भी शेयर करेंगे। अच्छा, इसके बाद बच्चों लास्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। ये क्या होता है? अगर इन पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताना चाहे, फुरकान डेफिनेटली लास्ट में हो, अगर आप भी बताना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। कोई बताना चाहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस क्या चीज होती है? जी बच्चों, बताएंगे आप में से कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस क्या होते हैं? मोहम्मद इकबाल, आप बताना चाहेंगे? शायद कोई टेक्निकल इशू है इकबाल के साथ। सना इकबाल, आप क्या कोई इसका आंसर देना चाहेंगी हमें?
कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस क्या चीज होती है? सर ये तो नहीं सही से पता कि ये है क्या, बट ये है कि ये चार्जेस मतलब कि कलेक्ट करते हैं चार्जेस। ये 4% पे भी होता है और 6% पे भी होता है। अगर 2020 हो तो वो 4% पे लगेगी, अगर 2021 से आगे के जो ईयर्स है उस पे 4% लगेगी। शाबाश। तो अभी बेटा इस सवाल के अंदर क्या लगना चाहिए, 6% लगना चाहिए या 4% लगना चाहिए? तब ये 4% लगेगा। ये 4% लगेगा। ठीक है बहन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, यहाँ पे 4% ही लगना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमने टॉपिक्स जो हैं इसके सारे हेड्स डिस्कस कर लिए। अब हम सवाल को आगे चलते हैं। ये फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा था, पिछले सवाल के कॉपी किया, इसलिए ताकि हमें कुछ कम लिखना पड़े। लेकिन अगर बिल्कुल स्क्रैच से लिखना पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे। कंपनी का नाम इस सवाल के अंदर मौजूद है, सेरेमिक प्राइवेट लिमिटेड। टैक्स ईयर इस सवाल के अंदर 2021 है, 2021 ही लिखा हुआ है, और ये टैक्स ईयर खत्म होगा जून 30, 2020 का। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है इनका, उन सवालों के अंदर नॉर्मली रेजिडेंट ही होता है। इसके बाद कॉम्पिटिशन फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये आपकी 5 लाइनें सेम रहेंगी। इन 5 लाइनों के अंदर जो चीजें चेंज होंगी, सबसे पहले अगले आने वाले सवालों के अंदर कंपनी का नाम चेंज होगा, टैक्स ईयर चेंज होता है और टैक्स ईयर एंड ये चेंज होता है। बाकी रेजिडेंशियल स्टेटस जो है और कंपटीशन फॉर यहाँ तक सेम रहेगा। फिर कंपटीशन फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम सैलरी, ये चेंज होते रहेंगे, बाकी चीजें कॉमन है, सेम रहेंगी। अच्छा, अब हम इस सवाल को आगे लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इन सबको पहले माइनस कर हटा देता हूँ ताकि आप तसल्ली के साथ बिल्कुल स्क्रैच से देख सकें कि एक्चुअली ये सवाल सॉल्व किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है रूल के। जब भी आप टैक्स के हवाले से कोई भी कंपटीशन कर रहे होते हैं तो अमाउंट हमेशा एनुअल ली जाती है। रेंट के बारे में सवाल में कई बार रेंट की अमाउंट पीएम करके दी जाती है, पर मंथ दी जाती है, और कई बार सिर्फ रेंट की अमाउंट बताई जाती है। याद रखो, अगर सवाल में बताया जाए कि ये मंथली अमाउंट है तो सब मंथली अमाउंट कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम यही एज्यूम करेंगे कि जो भी अमाउंट गिवन है रेंट की वो एनुअल है। इस सवाल में रेंट की अमाउंट तो गिवन है लेकिन नहीं बताया गया कि ये मंथली या एनुअल है, तो हम इसे एनुअल कंसिडर करेंगे। मंथली के बारे में स्पेसिफिकली बताया जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखेंगे रेंट चार्जेबल टू टैक्स। टोटल रेंट चार्जेबल टैक्स लिखा जाता है और आगे अमाउंट लिखी जाएगी। रेंट चार्जेबल टैक्स के अंदर भी दो कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। कई बार जो अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उसे हम रेंट चार्जेबल टैक्स कहते हैं, और कई बार अथॉरिटीज ये डिक्लेयर करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट रेंट इतना है। तो अगर ये दोनों बातें एक साथ बताई दी जाए तो उस सूरत में जो रेंट हम चार्ज कर रहे होंगे अपने टेनेंट से, हम उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम वो अमाउंट कंसिडर करेंगे जो अथॉरिटीज ने डिक्लेयर किया कि हमारी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट रेंट इतना होना चाहिए, तो हम उसी अमाउंट को लेकर चलेंगे। जो अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम जी बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। बीच में क्या कुछ कटा था? आखिरी बात मैंने जी सर। आखिरी आखिरी बात आपने क्या सुनी है? सर यही बस रेंट चार्जेबल टू टैक्स यही सुना था, उसके उसके बाद अमाउंट भी नहीं लिखी उसके अमाउंट। बस। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर शायद उस चैट में कुछ सही। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि मैं दोबारा एक कॉन्सेप्ट था थोड़ा क्विकली रिवाइज कर दूं, शायद वो आवाज़ आप तक ना पहुंच सकी हो। कि रेंट चार्जेबल टैक्स की अमाउंट जो होती है वो कई बार जो अमाउंट वही लेनी होती है जो हमने किराया वसूल किया, और कई बार ऐसा होता है कि अथॉरिटीज जो हमारा फेयर रेंट डिक्लेयर किया है, और वो अगर दोनों बातें एक साथ आए तो उस सूरत में हमने जो अपने किराएदार से पैसे वसूल किए हैं, किराया वसूल किया है, उसे हम छोड़ देंगे। बल्कि जो अथॉरिटी ने जो हमारी फेयर मार्केट रेंट डिक्लेयर किया है हम उसी को लेके चलेंगे। जो किराएदार से पैसे वसूल किए हैं वो अमाउंट नहीं ली जाएगी कंपटीशन में। ये कॉन्सेप्ट था जो दोबारा रिवाइज करना था। अब रेंट चार्जेबल टैक्स की अमाउंट लिख लेते हैं, और अमाउंट है फोर। सर जी बहन।
सर अगर मतलब कि मिसाल के तौर पर यहाँ ईयरली नहीं लिखा हुआ तो हम समझेंगे कि ये ईयरली वाली अमाउंट है, अगर मंथली होगी तो पीएम लिखा होगा ना, तो बिल्कुल फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे, ऐसा ना? ऐसा ही ऐसा ही बहन, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। ठीक है, दैट इज 47 मिलियन, 47.5 मिलियन हो गया। तो ये अमाउंट है हमने जो वसूल किया पूरे साल के अंदर। पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बताने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे टैक्स टू रेंट चार्जेबल टैक्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लेस करेंगे और उसके बाद डिडक्शन की हेडिंग लगाएंगे और सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। अब जितने भी डिडक्शन उन्होंने क्लेम किए, हम देखेंगे उनमें से कितनी डिडक्शन ऐसी है जो वाकई हमें करनी चाहिए और कितनी ऐसी जिनके लिए हमें मना कर देना चाहिए। सबसे पहले आ रहा है प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंसेस। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी रिपेयर अलाउंस कह देते हैं इसे, क्योंकि हमें एक्सपेंसेस नहीं लेने होते, अलाउंस के अमाउंट को लेना चाहिए। आप एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, एक्सपेंसेस चार्जेस कुछ भी लिखना चाहें तो। ठीक, मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि मुझे अलाउंस के वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए या चार्जेस नहीं लेने चाहिए, इसका चार्जेस का मतलब होता है वो खर्चा जो हम कर चुके हैं। लेकिन प्रॉपर्टी रिपेयर की सूरत में जो खर्चा हुआ होता है, जो अमाउंट हमारी जेब से गई होती है, उसे नहीं लेना होता, बल्कि हमने जो भी आरसीटी की अमाउंट बन रही होती है उसका 1/5 इस्तेमाल करना होता है। कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे आरसीटी, आरसीटी का 1/5 लेंगे और यही बनेगी हमारे पास अमाउंट। एक्सक्यूज मी सर। जी भाई बोले। सर ये आरसीपी का 1/5 लेंगे सर, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो ये था कि आरसीटी समझ में आ गया बच्चे क्या होता है वो? नो सर। आरसीटी ये अमाउंट है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, ये आरसीटी इसकी फुल फॉर्म है। जो भी हमने रेंट वसूल किया होगा उसे हम आरसीटी कहते हैं। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसका 1/5 कहाँ लिखा जाता है, ये सेक्शन 15 के अंदर बताया गया है। मैं थोड़ा सा जल्दी से ऊपर जाता हूँ, फुरकान की कंफ्यूजन थोड़ी दूर कर लेते हैं, फिर हम जल्दी से आगे भाग के आएंगे। ये डिडक्शन के अंदर रिपेयर अलाउंस के अंदर यहाँ पे डिडक्शन ऑफ 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर द ईयर विल बी अलाउड एज रिपेयर अलाउंस, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि ये इतना हमें यस हर साल अलाउड होता है 1/5 डिडक्ट करने का। 1/5 निकाल लें या 20% निकाल लें, सवाल उसमें लॉ के अंदर 1/5 लिखा होगा, 1/5 का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और दोनों अमाउंट सेम सेम, तो इसलिए हमने यहाँ से इसको माइनस किया। ठीक है जी, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर। ठीक है, अब हम 1/5 के अमाउंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/5 और ये अमाउंट बनती है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लेम किया गया था, अब देखें अब एक्चुअल अमाउंट क्या बनी। एक्चुअल अमाउंट हमारी बनी थी, अगर मैं एक्चुअल अमाउंट को यहाँ लिख सकूँ तो दैट इज 4324200। एक्चुअल अमाउंट बनी थी 4.3 मिलियन, लेकिन हमने अलाउंस की अमाउंट 9.5 मिलियन ली है। याद रखिएगा, इसमें लोअर हायर नहीं देखा जाता। रिपेयर की अलाउंस चाहे हमने एक्चुअल जो भी पे की हो, इवन पे ना भी की हो, ये मैंने लास्ट में बताया था, पे ना भी की हो तब भी रिपेयर अलाउंस की अमाउंट आप माइनस करेंगे और दैट इज 1/5 होगी। ठीक है, इस सवाल में 4.3 हमने एक्चुअल पे की थी, हमने एक्चुअल की अमाउंट को नहीं लेनी, हमने 9.5 लेनी है, वो जो ये फॉर्मूले के जरिए आ रही है। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। ठीक है। सर इकबाल का लास्ट क्लास में इसी तरह का एक सवाल था बच्चे, तो यही मैं दोबारा, अजीब बहन बोले। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद लॉयर फी टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं इसको लीगल एक्सपेंसेस या लीगल चार्जेस कह सकता हूँ मैं इसे। लॉयर फी कह सकता हूँ। अब लॉयर फी जितनी हमने अदा की है, हमने उतनी ही डिडक्शन करनी है। क्यों? क्योंकि लॉयर फी जो है इट इज अलाउड फॉर डिडक्शन। ये कहाँ मौजूद है? लेकिन जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो सब यहाँ पर, इसको लीगल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, वो सब ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं आपको दिखा सकता हूँ तो
दैट इज लीगल एक्सपेंसेस। ये रहा, any amount paid or payable in a tax year for the legal services acquired to defend the person's title of the property or any suit connected with this matter in a court of a law can also be deducted from the rent chargeable to tax। यहाँ से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जो बातें भी हम कर रहे हैं, जो भी सोल्यूशन बना रहे हैं, दे आर इन अवर लॉ। तो कोई भी चीज हम खुद से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लॉयर फी टू डिफेंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये इट्स अलाउड फॉर डिडक्शन। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस प्रीमियम को भी हम माइनस करेंगे। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है दैट इज 1477500, ये वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस हो गया। अच्छा, अभी हम जितनी भी माइनस होने वाली सबकी लिस्ट बना रहे हैं और आखिर में सबको एक सम करके इस अमाउंट से माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज प्रॉपर्टी टैक्स पेड। इससे हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एंड टैक्स विद हेल्ड बाय टेनेंट एट द रेट 15%। और ये टेनेंट, इसको भी 1 मिनट रोक के रखते हैं बिकॉज ये दैट इज एडवांस टैक्स है, इसको बाद में आगे एडजस्ट किया जाएगा, एडवांस टैक्स है। देन रेंटल इनकम पेड टू HBSC, दैट इज ये यहाँ माइनस किया जाएगा। रेंटल इनकम paid to HBSC HBFC। और रेंटल इनकम हमने जिनको अदा किया दैट इज 36 लाख या फिर 3.6 मिलियन। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस है। एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस। अच्छा बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट मुझे कौन बताएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है? 29 लाख लिया जाएगा या नहीं, कौन बताएगा आप में से? जी, आप में से कौन बताएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के साथ क्या करना होता है? जी बताइए। इकबाल, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं बताने की लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। सना इकबाल आप जी बोले। ये अमाउंट लिखी जाएगी और एक RCT से 4% निकाल के फिर लिखी जाएगी। इनमें से जो छोटी अमाउंट होगी उससे लिखेंगे हम। अच्छा, तो मैं आपकी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो ये कि एक तो हमारे पास एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो हमने पे किए हमने वो देखने, दैट इज 39 लाख। और साथ ही साथ हमने RCT का 4% निकालना है, और इनमें से जो भी लोअर अमाउंट होगी उसी को हम आगे लेके चलेंगे। ये कहना चाह रही हैं आप? जी सर। ठीक है, बिल्कुल यस दुरुस्त। सर। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, ऐसा ही करेंगे हम आगे। ठीक है, हम इसको मजीद सॉल्व कर देते हैं। ये जो हमारे पास एक्चुअल %4 ऑफ RCT, एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे किया दैट इज 29 लाख। और RCT की अमाउंट है हमारे पास, और इसका 4% कैलकुलेट किया जाएगा इनमें से जो भी लोअर अमाउंट होगी। और इस सवाल में जो लोअर अमाउंट बताई गई है वो ये है, तो हम इस लोअर अमाउंट को डिडक्शन वाले सेक्शन में लेकर जाएंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है? इसको थोड़ा सा जी सर। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सोच इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे, क्योंकि एग्जाम में सवाल आपके थोड़े से ट्रिकी आने वाले हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हों, क्योंकि सवाल थोड़े मुश्किल सेट कर रहा हूँ मैं इस बार। मुश्किल इन सेंस के जो उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ होगा। एक मिनट, ये मोहम्मद इकबाल का सवाल आया है चैट पर। मैं सवाल आपका रिपीट करता हूँ मोहम्मद इकबाल, और फिर आप बताइए मैं इसका आंसर करूंगा। सर, अमाउंट सेम होगी बट 6% लिए जाएगा और कम अमाउंट लेंगे
सर अमाउंट सेम, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, सही, आप वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, सही, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, आप आंसर करने की कोशिश कर रहे थे, गुड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे डिडक्शन के मामला पूरे हो चुके हैं। हमने प्रॉपर्टी रिपेयर एक्सपेंस दे ली है, लॉयर्स की फीस देख ली हमने, इंश्योरेंस प्रीमियम देख लिया, प्रॉपर्टी टैक्स में रोक के रखा। देन हमारे पास रेंटल इनकम जो हमने HPSC से शेयर किया, HBFC से शेयर किया, देन एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्जेस हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा विजिबिलिटी बेहतर हो जाए, जो भी हमारे पास डिडक्शंस थे, हमने डिडक्शन के अमाउंट को देखिए, टोटल डिडक्शन हो रही है दैट इज 22 मिलियन। अब इस 22 मिलियन की रिडक्शन है, हम इसको लेकर चलेंगे आगे। अच्छा बच्चों, एक और चीज याद रखिएगा कि हमने एक और म्यूनिसिपल टैक्सेस के हवाले से एक सेक्शन ऊपर पढ़ा था। म्यूनिसिपल या प्रॉपर्टी टैक्सेस क्या चीज होती हैं, मैंने इनमें से जो चीज़ आपसे रुकवा के रखी है एडवांस टैक्स की सूरत में, उनको ज़रा देख लेते हैं। मैंने आपको प्रॉपर्टी टैक्स एक ये रुकवाया था, और टैक्स विद हेल्ड बाय टेनेंट 15% इसे रुकवाया है, इसे तो हम रोक के रखेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स को अभी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 54,22,300 इसको यहीं पर टैक्स कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ताकि हम बाद में हमें ना करना पड़े। और इसको मैं दिखा देता हूँ कि ऊपर ये कहाँ मौजूद था, और इसकी अमाउंट बनती है 54,22,300। ठीक है, और इसकी अमाउंट देख लेते हैं। इसकी ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके बारे में जो मैं बात करूँ रिडक्शन होनी चाहिए, वो कहाँ लिखी हुई है, मैं वो चीज़ें भी दिखा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। मैं बार बार डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सवाल कुछ इस तरीके से बनेंगे जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों की जस्टिफिकेशन देनी होगी। ये municipal taxes and other local taxes, any local tax or tax charges or fees in respect of the property or let out property paid or payable to any local authority or government in the year not being a tax payable under the income tax ordinance to 2001। सर आवाज नहीं आ रही। अब आवाज ठीक है सर, आवाज बेहतर है, चलें। यस सर। चलें, मैं ये कह रहा था कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी हमने ये जो प्रॉपर्टी टैक्स पेड की अमाउंट मैंने यहाँ पे ली है, उसके लिए हवाले से हमारे पास ये रेफरेंस मौजूद था, सेक्शन 15A(1)(c), यहाँ पे लिखा गया था कि जो भी हम टैक्स पे करते हैं उस पर डिडक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ हम जो विद होल्डिंग टैक्स है टेनेंट का 15%, उससे मैंने रोका हुआ है, बाकी सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया। हम आगे चलते हैं। ये जो 15% है इसे रोक के रखा हुआ है, बाकी सब हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक, ये हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी और इस अमाउंट को हम लेकर आगे चलेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जब भी हम सवाल सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फॉर्मेट ऊपर से नीचे हुआ दोनों, उस सूरत में बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो सकते हैं जब आप उसको टैली करने जाएंगे अपने सोल्यूशन के साथ। जैसे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ या मैं अपने सोल्यूशन देख रहा हूँ, कोई स्टेप मिस होता है, उस सूरत में आपका कोई एक स्टेप भी मिस होता है, ये फॉर्मेट ऊपर नीचे होता है, तो गलती पकड़ने में बड़ा मसला होगा आप लोगों को। अच्छा, ये वो अमाउंट है इसको हम टैक्सेबल इनकम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें फाइनल टैक्सेबल इनकम नहीं कह रहा बिकॉज इसमें रिडक्शन होने वाली है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर होने के बाद अब जो मेरे पास ये 15% टेनेंट वाला मामला आया, इसको मैं यहाँ पे सेट ऑफ करता हूँ और इसको मैं यहाँ से लेस करता हूँ एडवांस टैक्स का एक सेक्शन बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 15% ऑफ RCT।
15% ऑफ RCT। और ये अमाउंट, अच्छा बच्चों एक और चीज मैंने ऊपर नोटिफिकेशन देख लिया है, मेरे पास जो अमाउंट है, मेरे पास जो टाइम बाकी बचा है वो लेस देन 1 मिनट है, तो अभी बीच में ही हमारा ये सवाल रुक जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इस सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मैं इस सवाल को भी यहाँ रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट सेशन के अंदर आप जैसे भी हमें ज्वाइन करेंगे तो हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात अभी बीच में कट जाएगी, ठीक है। और हमें 2-3 मिनट का ब्रेक लेना होता है, क्योंकि वो जैसे ही वीडियो खत्म होती है तो सेशन खत्म होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग में चला जाता है, रिकॉर्डिंग की फाइल जनरेशन में, तो उससे 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। अब इसी कोड्स को, इन कंडीशन को इस्तेमाल करके मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। मैं सेशन को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आपको कोई सवाल है या पानी वगैरह पीना है तो आप पी लें। हम नेक्स्ट सेक्शन जो 40 मिनट्स वाला होगा वो हम उसमें सवाल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये सेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा।